हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडी है द टैमिंग ऑफ द श्रू इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, बे बेपतिस्ता की गिनती नगर के धनवान व्यक्तियों में होती थी। उसकी कैथरीन नामक एक युवा पुत्री थी, परंतु अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। वहीं उसके साथ की लड़कियों ने विवाह करके अपने अपने घर संभाल लिए थे। बेपतिस्ता हमेशा उसके विवाह की बात को लेकर चिंतित रहता था। ऐसा नहीं कि कैथरीन काली भद्दी या कुरूप थी, बल्कि वह उतनी सुंदर थी कि सारे नगर में उस जैसी युवती का मिलना अत्यंत मुश्किल था। उसका चेहरा ताजे गुलाब की तरह हमेशा खिला रहता था। नीली आंखें किसी को भी मदहोश कर देने के लिए पर्याप्त थीं। वह हंसती थी तो हवा में मधुर स्वर लहरियां बिखर जाती थी। उसके होठ कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल और लाल थे। काले घने बालों के बीच उसका गोरा चेहरा बादलों में छिपे चांद की तरह दिखाई देता था। संपूर्ण देश सांचे में ढली नजर आती थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज तक कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ था। ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण कोई भी उसे विवाह नहीं करना चाहता था? क्यों हर युवक इस सुंदर युवती के पास आने की बजाय दूर रहना पसंद करता था? अप्सरा सी सुंदर और खूबसूरत कैथरीन का सबसे बड़ा दोष उसकी बाड़ी थी। उसके मुंह से निकले शब्द खंजर की तरह तेज, नीम की तरह कड़वे और मिर्च की तरह तीखे होते थे। इस दोष के सामने उसका रूप, सौंदर्य, पिता की अतुल्य धन संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ हीन था। सभी जानते थे कि कैथरीन के विवाह के लिए उसके पिता अपना सारा धन लुटा सकते, लेकिन फिर भी लोग उससे विवाह को तैयार नहीं थे। कई लोगों का मानना था उसे अपने रूप का घमंड है, इसीलिए उसकी बाड़ी इतनी कर्कश है। कुछ लोगों के विचार में ये देवी प्रकोप था। उसकी बाड़ी में उतर आया था, जितने मुंह उतनी बात है। जिसे देखो उसकी इसे इस दोष को लेकर एक नई बात बताता था। बेपतिस्ता ऐसी बातें सुनकर मन ही मन घून के घूंट पिया करता था। रिश्तेदार और मित्र भी इस संबंध में उसकी सहायता करने से कतराते थे। एक और बेपतिस्ता कैथरीन के विवाह को लेकर चिंतित था, वहीं अपनी छोटी बेटियों को भी चिंता सताती रहती थी। धीरे धीरे वे सभी विवाह योग्य हो रही थी, लेकिन जब तक कैथरीन का विवाह नहीं होता तब तक वह दूसरी बेटियों का विवाह नहीं कर सकता था। वह अक्सर सोचता था कि उसके किस पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके घर में ऐसी कर्कश पुत्री ने जन्म लिया है। प्रतिदिन पूजा पाठ करते समय भगवान को पुकारते हुए दुखी स्वर में कहता था, हे ईश्वर, कैथरीन जैसी संतान से तुम मुझे संतान ही नहीं रखता। ऐसी संतान का क्या लाभ जिसके मन का सुख और चैन छीन लिया। हे ईश्वर, तूने कैथरीन को असीमित सुंदरता प्रदान की, फिर उसे मधुर वाणी देने में कमी क्यों छोड़ दी? इसी दोष ने उसके समस्त गुण छिपा दिए। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मेरी बेटी की आवाज़ मधुर हो जाए, उसके गले से शहद की मिठास टपकने लगे, तभी किसी योग्य युवक के साथ उसका विवाह हो पाएगा। इस प्रकार की प्रार्थना पिछले अनेक वर्षों से कर रहा था। अंततः एक दिन ऐसा चमत्कार हो गया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सुबह सुबह एक युवक बेपतिस्ता से मिलने आया। वह युवक बहुत सुंदर और सभ्य था। आते ही उसने बेपतिस्ता के पैर छुए और विनम्र स्वर में बोला, श्रीमान, मैं आपकी पुत्री कैथरीन से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप इसके लिए मुझे अनुमति देंगे? बेपतिस्ता स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई युवक इस तरह आकर कैथरीन से विवाह करने की बात करेगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि कहीं ये युवक भूलवश तो यहाँ नहीं आया, क्योंकि लोगों के दृष्टिकोण को जानते जानते वह समझ चुका था कोई भी योग्य, समझदार और सभ्य युवक कैथरीन जैसी युवती को अपने लिए कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए बात को स्पष्ट रूप से जानने के लिए वह बोला, बेटे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम पेट्रूसियो है और मेरे पिता इस शहर के एक बड़े आदमी हैं। उनकी संपत्ति का मैं एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। मैं आपकी सुंदर और सुशील बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कैथरीन के योग्य समझे तो मुझे आशीर्वाद। सुशील युवती से विवाह करना चाहता हूँ। पेट्रिसी की आवाज़ सुनकर बेपिता के कानों में गूंज रही थी। उसने फिर उससे प्रश्न किया, बेटे, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। कैथरीन के लिए तुम जैसा वर पाकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। यह मेरी बेटी का सौभाग्य, उसे तुम जैसा जीवन साथी मिल रहा। लेकिन क्या तुमने कैथरीन के विषय में कभी कुछ सुना है?
पेट्रूसियो बोला, श्रीमान, मैंने कैथरीन के विषय में बहुत कुछ सुना। लोग कहते कि अद्वितीय सुंदरी है, उसके समान सुंदर युवती पूरे नगर में नहीं है। उन्हें इन्हीं गुणों ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। युवक की बातें सुनकर बेपतिस्ता मन ही मन खुश हो रहा था, परंतु उसे विश्वास था कि इसे कैथरीन के केवल रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनी, उसकी बाड़ी की कड़वाहट के बारे में अनजान। वह जानता था कि एक बार जब वो कैथरीन से मिलेगा तो उसका इरादा पल भर में बदल जाएगा। जिस दृढ़ता से इसे विवाह करने की बात कही है, उतनी दृढ़ता से इनकार करके यहाँ से चला जाएगा। फिर भी उसके दिल में आशा का एक नन्हा दीपक जल रहा था। वह युवक से बोला, पेट्रोशियो, पहले तो मेरी बेटी से मिल लो, उससे बात कर लो। जब तुम दोनों ही विवाह की सहमत हो जाओगे तो मैं भला, मुझे क्या आपत्ति। ठहरो, मैं अभी कैथरीन को बुलाता हूँ। ये कहकर बेपतिस्ता दूसरे कक्ष में चला गया। पेट्रोशियो कैथरीन की सुंदरता के साथ साथ उसके स्वभाव और बाड़ी दोस्त के बारे में सब कुछ जानता था। वह रणनीति बनाने लगा कि किस प्रकार कैथरीन से बात करनी है, किस तरह उसके प्रश्नों का उत्तर देना है, कैसे उसे अपनी बातों से मोहित करना है। उसने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी, लेकिन केवल उन्हें दोहराया रहा था। तभी एक और पर्दा हटा कैथरीन ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई। पेट्रोशियो एकदम से हड़बड़ा उठा और सिर झुकाकर उसका स्वागत करते हुए बोला, हे सुंदरी, आओ मेरे पास आकर बैठो। मैं न जाने कितनी देर से आपका चांद जैसा मुखड़ा देखने के लिए तरस रहा था। आपको देखकर अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। कैथरीन अपने स्वभाव के अनुसार जहर उगलते हुए बोली, यह क्या नापशन आप बोल रहे हो? अपनी बकवास बंद करके बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। पेट्रोशियो आनंदित होकर बोला, ओहो, तुम जितनी सुंदर हो तुम्हारी वाणी भी उतनी मिठास है। मधुर भाषणी, तुम्हारे रस उड़ेलते शब्दों ने मुझे मोहित सा कर दिया। मेरा दिल कह रहा है कि तुम बोलती जाओ और मैं तुम्हें एक शब्द से को अपने कानों से उड़ेलता जाऊं। तुम्हारी यह मधुर कंठ, ये शहद डूबी आवाज़ केवल मेरे लिए है। लेकिन प्रिय, तुम थोड़ा आराम से बोलो, कहीं तुम्हारे सुरीले कंठ को नजर न लग जाए। युवक की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। ले कैथरीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सुर्ख आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसका ये क्रोधित रूप देखकर पोर्ट्रेसियो ने उसके दिल पर हाथ रखा और आए बढ़ते हुए बोला, उफ, गुस्से में तुम्हारा रूप कितना निखर आता है। ऐसा लगता है जैसे लाल गुलाब खिल गया। शायद इसीलिए लोग तुम्हें रूप सौंदर्य की इतनी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे इस रूप में मेरे दिल की सुंदरता को अमिट छाप छोड़ दी है। इस बार पोर्ट्रेसियो की बातें सुनकर कैथरीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी ने अपनी बातों से उसे हंसने पर विवश कर दिया था। उसकी पहली हार थी। बेपतिस्ता एक खिड़की से सारा मंजर देख रहा था। जब कैथरीन को हंसते हुए पेट्रोशियो के साथ घुल मिलकर बातें करते हुए देखा तो वो आश्चर्य से भर उठा। उसने युवक के बारे में जितना सोचा था वह उससे अधिक दृढ़ निकला। वह डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह जो सोच कर आया था उसे अवश्य पूरा करेगा। यही सोचकर बेपतिस्ता के मन की असीम सुख और शांति मिली। कहीं मामला बिगड़ न जाए, इस भय से उसने उसी समय निकट रिश्तेदारों और मित्रों को एकत्रित करके उन दोनों के विवाह की घोषणा कर दी। वह जल्दी उनका विवाह करना चाहता था। कैथरीन के पिता के फैसले का किसी ने विरोध नहीं किया। यही पेट्रोशियो की पहली जीत थी। लेकिन यह जीत उसे अचानक या आसानी से नहीं मिली थी। इस जीत को पाने के लिए उसने अथक प्रयत्न किए थे। वास्तव में वह दूर देश में रहने वाला एक परदेशी था जो अपनी चुटकियों, व्यंग, हास्य कविताओं और खुशमिजाजों के कारण देश भर में प्रसिद्ध था। दुखी और परेशानी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट सजाना उसे बेहद पसंद था। उसने कैथरीन को कड़वी जुबान और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में बहुत सुन रखा था। जो भी व्यक्ति कैथरीन के देश से आता था उसके साथ उसकी कठोर बाड़ी से संबंधित उनके किस्से होते थे, लेकिन उसके साथ साथ लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते भी नहीं थकते थे। पेट्रोशियो को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि अप्सरा जैसी सुंदर युवती विवाह की सुख से वंचित रहे। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि विवाह करेगा तो केवल कैथरीन के साथ, अन्यथा विवाहित रहेगा। लेकिन उसने ये भी सोच रखा था कि विवाह तभी करेगा जब कैथरीन उसकी याद में आंसू बहाएगी। फिर एक दिन वो कैथरीन से मिलने चल पड़ा। उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपनी संपूर्ण कलाओं को इस कार्य की पूर्णता में झोंक देगा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई थी। ये योजना के प्रथम चरण में कैथरीन से मिलेगा और बेपतिस्ता से उनके विवाह की घोषणा करने के लिए विवश कर दिया। योजना का प्रथम चरण पूरे होते ही वह आगे की योजना बना लेने लगा। अभी तक कैथरीन उसकी बातें सुनकर केवल मुस्कुराई थी। उसने अपनी जिह्वा से प्रेमिक शब्द नहीं बोले थे। योजना के दूसरे चरण में पोर्ट्रेसियो को यही कार्य पूरा करना था। उसके मुख के लिए अपने प्रेम की वर्षा करवाना चाहता था। विवाह के कुछ समय पूर्व वो बेपतिस्ता के पास गया और स्वर में मिठास घुलते हुए बोला, श्रीमान, आप जानते हैं कि मैं कैथरीन से कितना प्यार करता हूँ। अपने दिल और घर की रानी बनाने के लिए मैं उसके साथ विवाह कर रहा हूँ। लेकिन श्रीमान, विवाह जीवन में केवल एक बार होता है, इसलिए मैं अपने विवाह को बड़ी धूमधाम के साथ करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं कैथरीन को अपने पारिवारिक गहने से लाद दूँ।
मेरा सारा सामान पास की सराय में पड़ा है, आप कुछ देर प्रतीक्षा कर, मैं सभी सारा सामान लेकर आता हूँ। बेप्तिस्ता ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। विवाह की तैयारी पूरी हो चुकी। अतिथिगण अपने अपने स्थानों पर बैठे शुभ कार्य के आरंभ होने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरा घर शहनाई की आवाज़ में गूंज रहा था। शुभ मुहूर्त पास ही था। पादरी अपने स्थान पर आकर खड़े हो चुके थे, लेकिन पेट्रोसियो का कहीं पता नहीं था। उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी, अब तक लौट आना चाहिए था। सोच सोच के बेपिस्ता के मन में अनेक चिंताएं उठने लगी। इधर कैथरीन भी उसके लिए चिंतित थी। उसने लगा कि कहीं वो उसे छोड़कर नहीं चला जाए। उसके बिना रहने की कल्पना भी उसके शरीर को आसानी हो उठी। वह बार बार सोचने लगी कि यदि विवाह नहीं हुआ तो लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, त्रियाएं ताने मारेंगी, कहेंगी कि इसका मंगेतर इसे बीच मझधार में छोड़कर भाग गया, लोग उसकी ओर उंगलियां उठाएंगे। यह सब सोचकर वह दुखी हो गई। वह एकटक बाहर द्वार की ओर देख रही थी, जहाँ अतिथिगण घर के अंदर आ रहे थे, परंतु उसमें पेट्रोसियो नहीं दिखाई दिया। वह वेदना के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पेट्रोसियो को याद करके वो फूट फूट रोने लगी। पेट्रोसियो को इसी क्षण की इंतजार प्रतीक्षा थी। वह घर के एक कोने में छिपकर कैथरीन को देख रहा था। उसे रोता देखकर वह बाहर निकल आया और मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर जा बैठा। उसके आते ही बेपिस्ता और कैथरीन की जान में जान आ गई। कैथरीन इस घटना से इतना अवश्य समझ चुकी थी कि पेट्रोसियो उसकी जरूरत हो या न हो, परंतु वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह उसे प्यार करने लगी थी। यही कारण था कि विवाह के समय वो बहुत धीरे धीरे संभल कर बोल रही थी। उसे डर था कहीं कहीं उसकी कड़वी बाड़ी सुनकर पेट्रोसियो नाराज ना हो जाए। इस पेट्रोसियो मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसकी योजना का ये चरण भी पूरा हुआ। विवाह के दौरान उसने कैथरीन की बोलचाल और उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देखा था। वो समझ गया था कि उसमें बदलाव आना आरंभ हो गया। जैसे ही विवाह की रीतियां समाप्त हुई, वैसे ही पेट्रोस ने विदाई की घोषणा कर दी। विवाह के बाद वह एक पल के लिए भी ससुराल में नहीं रुकना चाहता था। इसके लिए उसने निर्णय ले हतप्रभ थे। बड़े बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि ये इस प्रकार एकदम से विदाई की कोई रस्म नहीं है। इसके लिए तुम्हें 2-3 दिन रुकना चाहिए, परंतु सब व्यर्थ था। उसने जो ठान लिया उससे पीछे हटना उसे गवारा नहीं था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसी समय कैथरीन को लेकर चला जाएगा। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो कैथरीन को छोड़कर अकेले ही चला जाएगा। अब भला उसकी बात को किसे एतराज हो सकता था। बेपिस्ता को बड़ी मुश्किल से पुत्री के लिए वर मिला था। उसकी बात वो कैसे नहीं मानता। उसने सहमत दे दी। इस सारी बातचीत के दौरान कैथरीन गाय की भांति एक सुंदर और शांत खड़ी थी। उसे डर था कि यदि उसने पति का बात काटने का साहस किया तो वह उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। इसीलिए वह पेट्रोसियो बाहर की ओर चलने लगा तो वह भी चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल दी। यह दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भर उठे। जो लड़की किसी का लिहाज नहीं करती थी, जिसकी जीवा हमेशा जहर उगलती थी, जो अपने विरुद्ध बोलने वाले का मुंह नोच लेती थी, आज वही कैथरीन चुपचाप पति के पीछे पीछे चल रही थी। उसका ये शांत रूप देखकर बेपिस्ता का बुरा हाल था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोसियो ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जिससे वह एक जंगली बिल्ली पालतू गाय हो गई थी। लोगों की आशा से फटी आंखें देखकर पेट्रोसियो को बहुत आनंद आ रहा था। उसने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वह मन ही मन हंसते हुए बोला, आप भी सब लोगों ने मेरा छोटा सा चमत्कार ही देखा, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आप में से इसे मेरे इशारों पर नाचते देखेंगे। पेट्रोसियो आपको दिखा देगा कि चमत्कार किसे कहते हैं। पेट्रोसियो का घर बहुत दूर था। मार्ग में अनेक पथरीले और बिगड़ रास्ते थे, इसलिए बेपिस्ता ने शीघ्र से उनके लिए बढ़िया नस्ल के 2 घोड़े मंगवाए, परंतु पेट्रोसियो ने घोड़े लेने से इनकार कर दिया। कैथरीन ने तरसती आंखों से घोड़ों को देखा और पति से बोली, क्या हम घर तक पैदल ही जाएंगे। पेट्रोसियो ने दिल का प्यार आंखों से उड़ेलते हुए कैथरीन को देखा और शांत स्वर में बोला, मैं अपने दिल की राजकुमारी को ऐसे घटिया घोड़े पर नहीं बिठा सकता जिन्हें पूछ हिलाने का ढंग भी नहीं आता। कैथरीन को कोई जवाब नहीं सूझा। अंततः वे पैदल ही घर की ओर चल पड़े। जिस लड़की ने अपने पैर कभी रेशमी कालीन से नीचे नहीं रखे थे, फूल जैसे जिसके पैरों का श्रृंगार बनते थे, वही लड़की आज कांटों भरे पथरीले रास्ते पर चल रही थी। पत्थरों की चोट से उसके पैर छील गए, उससे खून रिसने लगा, उसकी टांगें दुखने लगी, फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसकी हालत देखकर पेट्रोसियो का मन भी दया करुणा से भरा आता था, लेकिन उसे सुधारने का उसके पास केवल यही उपाय था। आखिरकार गिरते पड़ते ठोकरे खाते हुए पति के घर पहुंची। द्वार पर घर के सभी नौकर चाकर मालिक मालकिन उसका स्वागत को खड़े थे। घर में घुसते ही पेट्रोसियो बोला, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो तुम्हारी मालकिन कितनी थकी हुई है? इन्हें भूख प्यास लगी होगी। जाओ शरबत लेकर आओ, इनके भोजन के लिए मिठाई फल पकवान आदि आदि की व्यवस्था करो। आदेश मिलते ही नौकर जल्दी जल्दी भोजन की व्यवस्था करने लगे। कोई बाजार की ओर भागा, किसी ने रसोई की रुख किया और फिर कुछ ही देर में उन्होंने मेज पर सारे पकवान सजा दिए। इनकी
खुशबू ने कैथरीन की भूख भड़क उठी। वह खाने पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गई। उसे इंतजार बस पति के आने का था। अब तक वह सोचने लगी कि सबसे पहले शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाएगी, उसके बाद भरपेट भोजन और मिठाइयाँ। इनसे आने वाली खुशबू बता रही कि भोजन कितना लजीज होगा। ये सोच सोचकर उसके मुख से पानी आ रहा था। तभी पोर्ट्रेसियो कमरे में आया। कैथरीन समझ गई कि बस अब भोजन के लिए बुलावा आने वाला है। वह कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई और भोजन की ओर देखने लगी। तभी सहसा कुछ गिरने की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने पकवानों से दृष्टि हटाकर पोर्ट्रेसियो को देखा। उसके पैरों के पास शरबत का जग गिरकर चकनाचूर हो गया चुका था। वो गुस्से में भरकर नौकर को डांटा दिया, कैसा शरबत लाए हो? क्या तुम्हारी मालकिन ऐसा शरबत पियेंगी? इसके बाद वह एक एक करके भोजन का मुआयना करने लगा। ये क्या लाए हो तुम? इन्हें व्यंजन कहते हैं, ले जाओ यहाँ से। ये मिठाई इतनी आड़ी तिरछी कैसी काटी गई? किस घटिया दुकान से लाए हो? बाहर फेंको इन्हें। केक और पेस्ट्री इतने सख्त क्यों है? तुम्हारी मालकिन इतना सख्त खाना नहीं खा सकती, फेंक दो इन्हें भी। खाने में कितनी मिर्च है, इसे खाकर तुम्हें हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हटाओ इसे। इस प्रकार एक एक करके उसने सभी पकवान बाहर कुत्तों के आगे फेंकवा दिए। भूख कैथरीन पर हावी होती जा रही थी। सारे पकवान कुत्तों के आगे खाते देखकर उसकी भूख भड़क उठी। उसका दिल चाह कि वो सारा खाना छीन कर खा जाए। मिट्टी में सना केक भी उसे चांदी की प्लेट में परोसे गए केक की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह स्वयं को काबू में किया। रात को सोते समय भी पोर्ट्रेसियो ने बहाना बनाकर पलंग और गद्दे कमरे से हटवा दिए। कैथरीन सारी रात फर्श पर लेटे लेटे करवटें बदलती रही। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में पोर्ट्रेसियो ने कैथरीन को कुछ खाने को नहीं दिया और न ही उसे सोने दिया। नौकर प्रतिदिन बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाते, लेकिन वो कोई न कोई दोष निकालकर उन्हें फेंकवा देता। कैथरीन किसी भी कीमत पर पोर्ट्रेसियो को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप सब सहती रही। उसे रह रहकर पिता के घर की याद आने लगी। जितना भोजन यहाँ बनता था उतना तो वह जूठन में छोड़ देती थी, लेकिन आज वह दाने दाने के लिए तरस रही थी। एक बूंद पानी के लिए उसके लिए दुर्लभ था। भूख प्यास के कारण प्रतिदिन वह दुर्बल होती जा रही थी, परंतु वह फिर भी पोर्ट्रेसियो किसी बात को काटना नहीं चाहती थी। चौथे दिन पोर्ट्रेसियो ने नौकर को बुलाकर उन्हें नमक मिर्ची वाली दाल बनाने के लिए कहा। उसने उन्हें समझा दिया कि रोटियां आधी जली हुई तथा सब्जी थोड़ी कच्ची होनी चाहिए। नौकरों ने उसकी इच्छा के अनुसार भोजन तैयार कर दिया। पोर्ट्रेसियो के संकेत पर भोजन परोसा गया। भोजन की तारीफ करते हुए एक एक करके प्रत्येक वस्तु कैथरीन के सामने रखता जाता। कैथरीन ने जली हुई रोटियां, फीकी दाल और अधपकी सब्जी कभी नहीं खाई थी। उसे याद आया कि जरा सी रोटी लाल हो जाने पर वो कैसे फेंक देती थी। दाल में नमक कम होने के या सब्जी के कच्ची रह जाने पर थाली समेत सारा भोजन फेंक देती थी, लेकिन वही भोजन आज उसे ईश्वर का प्रसाद लग रहा था। 3 दिन से भूखी होने के कारण वह खाने पर टूट पड़ी। यह भोजन उसे 56 भोग से भी अधिक स्वादिष्ट लग रहा था। वह जानती थी कि यदि उसने खाने में कोई दोष निकाला तो पोर्ट्रेसियो से बाहर फेंकवा देगा, इसलिए वो स्वाद ले लेकर खाने लगी। अब तक कैथरीन पूरी तरह से बदल चुकी थी। जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाना, व्यर्थ के दोष निकालना, नाज नखरे करना, सब कुछ भूल गई थी। वह पोर्ट्रेसियो की हर बात चुपचाप मान लेती थी। किसी बात से असहमत जताना तो बिल्कुल भूल ही गई थी। उसके पति की बात सबसे बढ़कर थी। इस प्रकार पोर्ट्रेसियो ने उसे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। इसी प्रकार अनेक दिन बीत गए। कैथरीन की 2 छोटी बहनें थी। बेपिस्ता ने उनके लिए भी योग्य वर ढूंढ लिया और दोनों का विवाह कर दिया। एक दिन निश्चय किया, फिर उसने दामाद और बेटी को विवाह का निमंत्रण भेजा। पोर्ट्रेसियो ने कैथरीन के साथ तैयारी कर ली। कहा आज्ञा मिलते ही कैथरीन खुशी खुशी तैयारियां करने लगी। पोर्ट्रेसियो को डर था कहीं पिता के घर पहुंचकर कैथरीन कहीं से पुराने रंग ढंग में न ढंग जाए, कहीं वो पुरानी कैथरीन न बन जाए। इसलिए उसने इस बात को जांचने का निश्चय किया। उसने कैथरीन के लिए नए नए कपड़े सिलवाए, अनेक सुंदर सुंदर गहने बनवाए। दर्जी जब कपड़े लेकर आया तो पोर्ट्रेसियो ने कपड़ों में कोई न कोई नुक्स निकाल कर उन्हें बाहर फेंकवा दिया। फिर उसने गहने भी सुनार को लौटा दिए। कैथरीन मायूस हो गई, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। पोर्ट्रेसियो समझ गया चाहे कुछ भी हो, कैथरीन उसकी बातों की अवहेलना नहीं करेगी, इसीलिए उसने पुनः नए कपड़े और गहने ला दिए। निर्धारित दिन वह पत्नी सह ससुराल पहुंच गया। कैथरीन की दोनों बहनों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान कैथरीन ने ससुराल की बातों के बारे में पिता को कुछ नहीं बताया। अपने प्रेम उसका प्रेम देखकर पोर्ट्रेसियो बहुत प्रसन्न था। विवाह के कुछ दिनों उपरांत दोनों दूल्हे पोर्ट्रेसियो के साथ बैठ बातें करने लगे। वे पत्नियों के स्वभाव को लेकर परस्पर चर्चा कर रहे थे। बात करते करते दूल्हा घमंड में भरकर बोला, मेरी पत्नी मेरी हर बात मानती। यदि मैं उसे आग में कूदने को कह दूं तो बिना प्रश्न किए आग में कूद जाएगी। मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसी है। मैं अगर कह दूं वो सारी रात एक पैर पर खड़ी हो सकती है। दूसरे दूल्हे ने भी ढींग मारी। पोर्ट्रेसियो भला कहाँ पीछे रहने वाला था। वह शांत स्वर में बोला, यदि मैं अपनी पत्नी को बुलाऊं तो सारे काम छोड़कर वो अभी दौड़ी चली आएगी।
दोनों दूल्हे कैथरीन की बदतमीजी और बददिमागी के अनेक किस्से सुन चुके थे। उन्होंने सोचा कि पेट्रोसियो अपनी इज्जत बचाने के लिए कैथरीन की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा है। दोनों दूल्हे ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन उसे झुठलाने का निश्चय करने लगे। बोले तो ठीक है, किसकी पत्नी आज्ञाकारी है इसका निर्णय अभी हो जाए, परंतु याद रहे हारने वाले जीतने वालों को 1000-1000 रुपए देंगे। सभी ने सहमति से हिला दिया। फिर तीनों ने अपने अपने नौकरों को भेजकर पत्नियों को वहां आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद पहले दूल्हे का नौकर लौट कर आया। उसकी पत्नी का जवाब बताते हुए बोला, मालिक मालकिन के सिर में बहुत दर्द है, इसीलिए वे इस समय नहीं आ सकती। तभी दूसरे दूल्हे का नौकर आया। मालिक, इस समय मालकिन सिर में तेल लगवा रही हैं। उन्होंने कहा, इस हालत में मैं उनका यहाँ आना उचित नहीं है, वो थोड़ी देर में आएंगी। दोनों दूल्हे अपने अपने सब मुँह लेकर बैठ गए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उस साथ पोर्शियो भी नहीं जीत सकेगा। उसकी पत्नी तो कदापि नहीं आई, उल्टे वो इतना तीखा जवाब भेजेगी कि उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वे दोनों उसके नौकर के आने की प्रतीक्षा करने लगे। पोर्शियो को विश्वास था कि कैथरीन उसका संदेश की अवहेलना कभी नहीं करेगी, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। तभी नौकर के स्थान पर स्वयं कैथरीन नंगे पैरों दौड़ी आई। उसे देखकर दोनों शर्मिंदा हो गए। इस प्रकार पोर्शियो ने शर्त में दोनों दूल्हों के 1-1 हजार रुपये जीत ली गया था। उस समय कैथरीन के पिता और अन्य रिश्तेदार उसमें आए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित किंतु प्रसन्न थे।